हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। ठीक है, हम सीपीआर के बारे में देखेंगे। एक बार मैंने पहले भी सीपीआर का वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को बनाए आज से 2 से 3 साल हो गए। तो वो वीडियो पहले का वीडियो था, तो ना तो क्लियर दिख रहा है और उसमें थोड़ी सी वॉइस की भी प्रॉब्लम थी। इसीलिए मैं वापस से इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसमें जो भी 2020 की जो न्यू गाइडलाइन आई है AHA अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की, मैंने उसको भी ऐड किया है। उसको थोड़ा जो भी वीडियो है, जो भी उसका कंटेंट है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो जो सीपीआर टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एम्स, ESIC, PGI अगर कोई भी एग्ज़ाम देखोगे नर्सिंग की, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सीपीआर के बारे में। इसमें सबसे पहले देखिए इसका इंट्रोडक्शन। सीपीआर है, हम उसको BLS के नाम से भी जानते हैं। BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ये इसका अदर नाम है। और यह क्या है कि यह एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। जो भी अपना ब्रीथिंग और जो भी सर्कुलेशन पैटर्न है उसको वापस से मेंटेन करने के लिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए हम क्या देते हैं, सीपीआर देते हैं। ठीक है, आप इस वर्ड को समझिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो हो गया हार्ट, पल्मोनरी हो गया उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो रिसक्सिटेशन है मतलब वापस से उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, मतलब वापस से उसको सही तरीके से चलाना। ये क्या है, रिसक्सिटेशन की, कार्डियो पल्मोनरी और रिसक्सिटेशन। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स। ठीक है, यानी जो भी अपने वाइटल ऑर्गन है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाना जब तक कि आपके पास में जो भी कोई इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है वो ना पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए आप क्या दोगे, सीपीआर दोगे। ठीक है, इंडिकेशन देखिए कौन कौन से केस में आपको सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। कार्डियक अरेस्ट, जो भी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट है उसके अंदर सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी की जो भी कार्डियक इमरजेंसी है, जैसे टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, एसिस्टोल है, इस कंडीशन में आपको क्या देना है, सीपीआर देना है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, इसमें आपको क्या देना है, सीपीआर देना है। CO पॉइजनिंग है, और बाकी के भी और भी अदर कंडीशन है, जैसे ड्राउनिंग वाले पेशेंट है उसको भी सीपीआर दिया जाता है। स्ट्रोक वाले पेशेंट को भी सीपीआर दे सकते हैं। एक्सीडेंट और इंजरी, जो भी एक्सीडेंट है जिसमें RTA है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। और इलेक्ट्रिक शॉक में भी आप क्या देख सकते हो, सीपीआर देख सकते हो। जो भी पेशेंट है उसका अगर कार्डियो है, पल्मोनरी है, वो क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, उसमें एक बच्चे को करंट लग जाता है, तो उसको वहाँ पे जो डॉक्टर है उसको क्या देता है, सीपीआर देता है। ठीक है, और वो वापस से क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसके जो उसका जो क्या है, वो पल्स और जो ब्रीथिंग है वो महसूस नहीं हो रही थी, और उस डॉक्टर ने उसको क्या दिया, सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद में जो भी बच्चा है वो वापस से सर्वाइव कर जाता है। और इसमें नेक्स्ट इंडिकेशन है, इसमें देखिए फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इस केस में आप सीपीआर दे सकते हो। ड्रग रिएक्शन और ड्रग ओवरडोज, जो भी ड्रग रिएक्शन है और ड्रग ओवरडोज है, जो भी ड्रग एलर्जी कंडीशन है, उसमें भी सीपीआर की ज़रूरत है, वो पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए असेसमेंट ऑफ सीपीआर। आप सीपीआर दोगे तो उससे पहले क्या असेस करोगे। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि इस पेशेंट को आपको सीपीआर देना है। ज़रूरी नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो सभी को आप सीपीआर दोगे। ठीक है, सीपीआर देने के भी कुछ असेसमेंट डाटा होते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, अपनिया देखते हैं, एब्सेंस ऑफ पल्स, यानी उसमें एब्सेंस तो नहीं है, पल्स है, जो पल्स है वो महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी जो हार्ट रेट है वो चल रही है कि नहीं चल रही। डायलेटेड प्यूपिल, वो प्यूपिल है वो डायलेट है या कॉन्स्ट्रिक्स है। ठीक है, अगर प्यूपिल डायलेट होगी तो उसको क्या है, उसको सीपीआर की आवश्यकता होगी। और अनकॉन्शियसनेस कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। ठीक है, अगर अनकॉन्शियस है तो उसको सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है, कॉन्शियस है तो उसको सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। साइनोसिस एंड फिट्स, इस कंडीशन में भी आप क्या दोगे, सीपीआर दोगे। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। जो भी सीपीआर है वो आप किस तरीके से दोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक तरीके से क्या है, प्रोसीजर है, मैं आपको बताता जाऊँगा कि सीपीआर देने के लिए आपको पहले क्या करना है और किस तरीके से आप सीपीआर दोगे। तो इसमें फर्स्ट देखिए, डिटरमाइन द अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियस पेशेंट को कभी भी सीपीआर की ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसको क्या दोगे, सीपीआर दोगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर है सीपीआर देने के लिए, उसमें क्या होगा, डिटरमाइन द कॉन्शियसनेस। तो इसमें देखिए, इसके लिए जो भी पेशेंट है उसको टच कीजिए। पेशेंट है, अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिला है तो आप उसको जाके उसको टच करोगे, उसको बोलोगे हेलो हेलो सर,
आपका क्या नाम है, आप सही हो, आप ठीक तो हो। अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्शियस है। ठीक है, अगर पेशेंट है कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई हरकत करता है, आपको रिप्लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्शियस है, तो उसको CPR की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर पेशेंट है अनकॉन्शियस है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप उसके बाद में क्या करोगे, सेकंड स्टेप पे जाओगे। सेकंड स्टेप क्या होगी, असेस द पल्स। तो जो पल्स है आपको उसको असेस करना है। पल्स असेसमेंट का टाइम कितना होगा, 5 to 10 सेकेंड्स। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में आपको जो पल्स है वो असेस करनी है। तो अगर पल्स असेस करोगे उस टाइम पे अगर आपको पल्स है वो महसूस हो रही है, फेल्ट हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसको कोई भी CPR नहीं दोगे। अगर आपको पल्स है वो एब्सेंस लग रही है, एब्सेंट है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे। लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ जो साइट होगी वो पल्स की वो क्या होगी। अगर एडल्ट है तो एडल्ट में आप कौन सी पल्स है वो चेक करोगे, सबसे पहले कैरोटिड। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में आप फीमोरल कर सकते हो, और इन्फेंट है, इन्फेंट में आप फीमोरल और ब्रेकियल है वो साइट है वो काम में लोगे। ठीक है, ये पल्स असेसमेंट की साइट है। ठीक है, तो ये तो थी साइट। और अगर आपको पल्स है वो महसूस नहीं हुई, पल्स है वो आपको फील नहीं हुई, थर्ड कंपोनेंट की तरफ बढ़ोगे। वो क्या है, जो भी थर्ड स्टेप है वो है परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशंस। जो क्लाइंट है आप उसको क्या दोगे, चेस्ट है वो कंप्रेशंस दोगे। उससे पहले क्या करना है कि आपको उस क्लाइंट को किसी सेफ जगह पे लेके जाना है। और अब इम्पोर्टेंट बात ये कि आप उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाओगे, और जो भी जहाँ पे लेटाओगी वो सतह कैसी हो, फर्म और फ्लैट हो। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी शब्दरत्न की जो सेकंड एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। जो भी जगह होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी फर्म और फ्लैट। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी पोजीशन दोगे, तो उसको सुपाइन पोजीशन दोगे। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो कंप्रेशंस है वो कौन से तरीके से देने हैं वो आपको मैं अभी आप ये बोर्ड पे आप टेबल देख सकते हो। तो इस टेबल में मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एडल्ट है, चाइल्ड है और इन्फेंट है। आप उनको कौन से टाइप से आपको उनको क्या देना है, कंप्रेशंस देना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने इसमें बताया था कंप्रेशन देने के लिए आप पहले क्या चेक करोगे, पहले आप चेक करोगे उसकी पल्स। तो पल्स है उसकी साइट है, जो भी एडल्ट है उसमें तो कैरोटिड है, और चाइल्ड है, चाइल्ड में कौन सी है, चाइल्ड में है फीमोरल, और जो भी इन्फेंट है इन्फेंट में कौन सी है, फीमोरल और ब्रेकियल। इसमें नेक्स्ट देखिए कंप्रेशन मेथड। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कंप्रेशन दोगे, जो भी आप ऐसे कंप्रेशन दोगे तो उसके लिए हाथ है उसको कैसे काम में लोगे। एडल्ट में आप 2 हैंड काम में लेंगे, और जो भी चाइल्ड है उसके लिए 2 या 1 हैंड काम में लोगे, और जो भी इन्फेंट है इन्फेंट के लिए आप थंब काम में लोगे। ठीक है, जो थंब है उससे प्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन करने की जगह एडल्ट में देखिए लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम हाफ है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टर्नम है। ठीक है, तो इसका लोअर हाफ क्या है, ये यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेस करोगे जो भी हाथ है उनको बिटवीन निप्पल लाइन, जो निप्पल लाइन है उनके बीच में। ठीक है, और सेंटर ऑफ द हेड, जो हेड है उसके सेंटर में। ठीक है, ये एडल्ट की साइट है। सेम ही किस में रहेगी, सेम ही जो भी चाइल्ड है उसमें रहेगी, लेकिन जो इन्फेंट है उसमें कहाँ पे होगा, जो प्लेसमेंट होगा वो होगा बिलो निप्पल लाइन, जो निप्पल की जो लाइन है उसके नीचे। ये किसकी साइट है, ये इन्फेंट की साइट है, जहाँ पे हम जो हैंड प्लेसमेंट करेंगे। और इसमें नेक्स्ट देखिए कंप्रेशन डेप्थ, जो भी आप हैंड कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी चेस्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेशन करने के लिए उसकी डेप्थ कितनी होगी, जो गहराई है वो कितनी होगी। एडल्ट के लिए होगी 2 इंच, चाइल्ड के लिए भी होगी 2 इंच, और जो इन्फेंट है उसके लिए कितनी होगी 1.5 इंच। ठीक है, और नेक्स्ट है कंप्रेशन रेट कितनी होगी, जो कंप्रेशन की स्पीड है वो कितनी होगी 100 पर मिनट। ये तीनों में सेम रहेगी, चाइल्ड में भी और इन्फेंट में भी, तीनों में जो भी कंप्रेशन रेट है ये कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये था जो कंप्रेशन देने का तरीका कि आप कैसे आप जो भी कंप्रेशंस है वो दोगे। इसमें नेक्स्ट है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। कंप्रेशन दोगे उसके बाद में आपको उसको क्या देनी होती है, ब्रीथिंग देनी होती है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो इसमें आप जो भी टेबल है उसमें देख सकते हो। इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि रेशियो कितने हैं, जो बचाने वाले हैं वो कितने लोग हैं। अगर बचाने वाला 1 है तो तीनों में कितना होगा 30:2, यानी
30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग, ठीक है। ये तीनों में बराबर रहेगी अगर रेस्क्यूअर 1 है। अगर 2 रेस्क्यू रहेंगे, अगर बचाने वाले 2 हैं, ठीक है, तो एडल्ट में क्या होगा 30:2, यानी 30 ही कंप्रेशन रहेंगे और 2 ब्रीथिंग। लेकिन चाइल्ड और इन्फेंट है उसमें क्या होगा 15:2, ठीक है। मतलब 15 उसमें कंप्रेशन, उसके बाद में आप क्या दोगे 2 ब्रीथिंग, वापस से 15 कंप्रेशन फिर 2 ब्रीथिंग। ये क्या है, ये चाइल्ड और इन्फेंट में जो भी ब्रीथिंग और कंप्रेशन से कहा है वो रेशियो है। इसमें नेक्स्ट देखिए ओपन एयरवे। ओपन एयरवे, अगर जो भी एयरवे है आप उसको ओपन करना है, आपको उसको ब्रीथिंग देनी है, तो उसके लिए हम 2 मेथड काम में लेते हैं। इसमें फर्स्ट है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और सेकंड है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। इसमें आप देख सकते हो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, इसको समझिए। हेड को आप क्या करोगे टिल्ट करोगे, मतलब पीछे की तरफ झुकाओगे, और जो चिन है आप उसको पकड़ के उस पर प्रेशर डाल के ऐसे आगे की तरफ उस पर प्रेशर डालोगे और उसको फॉरवर्ड क्या करोगे टिल्ट करोगे, ठीक है। इससे जो भी एयरवे है वो क्या होगा ओपन होगा। ये कौन सा मेथड है, ये है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। लेकिन ये वाला जो भी मेथड है आप जो भी स्पाइन इंजरी वाले पेशेंट है, नेक इंजरी वाले पेशेंट है, उनमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या हो सकता है और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए आप कौन सा मेथड काम में लोगे, उसके लिए जो भी सेकंड मेथड है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर मेथड है वो आपको काम में लेना होगा। तो इसमें सेकंड मेथड है, इसमें कौन सा है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। इसको आप जो भी नेक इंजरी स्पाइन इंजरी वाले केस है उसमें काम में ले सकते हो। अगर किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, उसमें स्पाइन और नेक है उसकी इंजरी हुई है, या फिर कोई पर्सन है वो किसी बिल्डिंग से गिर गया है या फिर किसी पेड़ से गिर गया है, तो कौन से मेथड से आप उसका जो भी एयरवे ओपन करोगे वो होगा जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 2 मेथड काम में लेते हैं, एक तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और सेकंड है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। और इसमें नेक्स्ट देखिए चेक ब्रीथ एंड डिलीवर ब्रीथ। इसके अंदर आपको क्या करना है ब्रीथ चेक करनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है जो भी ब्रीथ है वो डिलीवर करनी है। तो जो भी क्लाइंट है आप उसका जो नोज है वो पिंच करोगे, तो उसके बाद में आप क्या करोगे उसको माउथ टू माउथ है वो ब्रीथिंग दोगे, ठीक है। ब्रीथिंग कभी भी यानी जो फोर्सफुल है वो नहीं होनी चाहिए, रेगुलर ब्रीथिंग है, रेगुलर तरीके से ही आप उसको क्या दोगे ब्रीथिंग दोगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए ईच रेस्क्यू ब्रीथिंग डिलीवर ओवर 1 सेकेंड विद विजिबल चेस्ट राइज, यानी आप ब्रीथ दे रहे हो वो हर एक सेकंड पे दोगे, तो आप उसका जो भी चेस्ट है आप उसको भी देखोगे कि वो राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट लाइन 1 ब्रीथ, जो भी एक श्वास है वो आप उसको हर 2 से 3 सेकंड पे दोगे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ रेट हो गई 20 to 30, ठीक है। ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू जो भी अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन 2020 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सिस्टम। जो भी EMS है आप उसको कब इन्फॉर्म करोगे, कब आप उनको बताओगे इसके बारे में। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे एडल्ट की। अगर जो भी एडल्ट है तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है आप उनको कॉल करोगे, ठीक है, और उसके बाद में आप जो CPR है वो देना शुरू करोगे। लेकिन अगर चाइल्ड है और जो इन्फेंट है उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सबसे पहले आप उसको CPR दोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है उसको कॉल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिब्रिलेशन की। जो भी डिफिब्रिलेशन है ये अपन जो भी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट है उसको देते हैं। इसके अंदर जो भी पेशेंट है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉक है वो जनरेट किया जाता है, उसके द्वारा जो भी डिपोलराइजेशन की कंडीशन है वो क्रिएट करने के लिए करते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर। जो मोस्टली जो डिफिब्रिलेशन है हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उस केस के अंदर काम में लेते हैं। और इसमें नेक्स्ट देखिए डिफिब्रिलेटर एनर्जी चार्ज। जो भी डिफिब्रिलेटर है उसकी एनर्जी चार्ज के बारे में। इसमें फर्स्ट है बाईफेजिक है वो कितना होगा 120 to 200 जूल्स, और मोनोफेजिक है वो होगा 360 जूल्स, ठीक है। इनके बारे में आपको बेसिक सा थोड़ा बता देता हूँ। इनका करंट का ये ध्यान रखना, ठीक है, आप उसको कितना करंट दे रहे हो। तो मोनोफेजिक में 120 to
200 जूल और मोनोफेजिक में 360 जूल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, ठीक है। बाईफेजिक है, इसमें क्या होता है कि जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है। मोनोफेजिक, मोनो मतलब सिंगल, यानी जो भी करंट है वो सिंगल जो भी डायरेक्शन है उसमें जाता है। जो बाईफेजिक है उसके जो भी करंट शॉक है उसकी सबसे ज़्यादा संभावना रहती है सर्वाइव करने में 90% केसेज में, और मोनोफेजिक की रहती है 60%। और जो बाईफेजिक है ये ज़्यादा अच्छा है मोनोफेजिक की तुलना में, क्योंकि इसमें जो भी डैमेज है, जो भी करंट से जो भी इंजरी होने के चांस है वो कम रहते हैं, ठीक है। मोनोफेजिक में जो भी करंट से जो भी इंजरी है, डैमेज है मायोकार्डियल का, वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, जब भी आप डिफिब्रिलेशन से उसको जो भी शॉक है वो देने जाओ तो उससे पहले आपको 3 बार बताना है कि आप उसको शॉक देने जा रहे हो, तो जो भी बाकी का स्टाफ है वो बेड से दूर हो जाए, ठीक है। प्लस में शॉक देने से पहले जो भी उसका ऑक्सीजन है वो हटाया हुआ आना चाहिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट देखिए प्लेसमेंट ऑफ पेडल। तो जो भी डिफिब्रिलेटर है उसका जो भी पेडल प्लेसमेंट है वो कहाँ पे करोगे, एक तो होगा बेस ऑफ हेड और एक होगा अपेक्स ऑफ हेड। और इसमें नेक्स्ट है जो भी आप डिफिब्रिलेटर का प्रेशर देखो वो कितना होगा, वो होगा 25 lbs, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी पेडल प्रेशर है डिफिब्रिलेटर का वो कितना होगा, वो होगा 25 lbs। lb होता है वो पाउंड में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर। तो जो भी आप पेशेंट को सीपीआर दोगे तो उसमें जो भी पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है रिब्स फ्रैक्चर, जो रिब्स है वो फ्रैक्चर हो सकती है। फ्लेल चेस्ट देखने को आपको मिल सकता है। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, जो स्टर्नम है और जो रिब्स है उनके बीच के अंदर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है लंग इंजरी और लंग कॉन्फ्यूजन। एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी हो सकती है, और वोमिटिंग एंड एस्पायरेशंस और न्यूमोथोरिक्स, ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस है सीपीआर के, ठीक है। तो ये था सीपीआर के बारे में। जो भी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम बात करेंगे, जो भी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बारे में, और सीपीआर के जो भी क्वेश्चंस है हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। ये था सीपीआर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।